अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनफर्टिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिसे हम बांझपन कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इनफर्टिलिटी के बारे में लिखा है कि कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइजली, यानी देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द इनफर्टिलिटी या देयर इज नो सिंपल काज ऑफ द इनफर्टिलिटी। हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। सिंपल वर्किंग डेफिनेशन क्या है? द फेलियर टू अचीव द प्रेगनेंसी इज नाउन एज हमारे पास इनफर्टिलिटी। द फेलियर टू अचीव द प्रेगनेंसी इज नाउन एज इनफर्टिलिटी। अब कॉजेज ऑफ द फीमेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी की क्या कॉजेज हो सकती है? फेलियर टू ओव्यूलेट। फेलियर टू ओव्यूलेट में रीजन लिखिए कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन्स को सही तरह से रिलीज नहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोई फॉलिकल डेवलप ही ना हो, लैक ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारे पास जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी है, या एग रिलीज इफेक्ट हो यानी लैक ऑफ यूटिलाइजिंग हार्मोन। या तो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी हो और या यूटिलाइजिंग हार्मोन की हमारे पास कमी हो, तो हमारे पास फेलियर टू ओव्यूलेट, ओव्यूलेशन नहीं होती है, तो हमारे पास इनफर्टिलिटी की ये एक कॉज होती है। ब्लॉक्ड फ्लोपियन ट्यूब्यूल्स, फ्लोपियन ट्यूब्यूल्स का ब्लॉक होना। इन सम फीमेल्स द इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू द ट्यूब्यूल डिजीजेस दैट इज डैमेज कॉजिंग द ब्लॉकेज ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब्यूल। इट मे बी ड्यू टू द इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से आपकी ट्यूब्यूल डिजीज, आपकी ब्लॉकेज ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्यूल हो जाए तो उस वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। यूट्रस डैमेज, यूट्रस में कोई डैमेज हो, फिब्रॉइड्स आर द बिनाइन नॉन कैंसरियस ट्यूमर्स दैट मे ग्रो फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस कैन इनफर्टिलिटी। हमारे पास एक नॉन कैंसरियस ट्यूमर, एक ट्यूमर जो है वो अगर आपके यूट्रस में मौजूद है इसकी वजह से भी आपका यूट्रस जो होता है वो डैमेज हो सकता है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। और याद रखिएगा जो फिब्रॉइड हमारे पास ट्यूमर मौजूद है वो नॉन कैंसरियस होता है, ये कैंसरियस ट्यूमर नहीं होता, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। चौथी रीजन जो वो सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट। ओव्यूलेशन के दौरान आपको हमने पहले पढ़ा कि पीछे अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि ओव्यूलेशन के दौरान ऐसा होता है कि सर्विक्स जो होता है वो थिनर हो जाता है ताकि एक हमारे पास चैनल बन सके जिसके ज़रिए से स्पर्म एंटर हो सके। लेकिन अगर फर्ज करें कि हमारे पास म्यूकस थिनर नहीं होता बल्कि वो उसी तरह थिक ही रहता है, वेलवेटी टाइप सा ही रहता है, थिनर नहीं रहता, वो कोई चैनल नहीं बनाता है, तो हमारे पास स्पर्म इजीली मूव नहीं कर सकेंगे, तो इस वजह से भी कंसीव करना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है और इनफर्टिलिटी हो जाती है। इंडोमेट्रियोसिस के बारे में लिखा कि इट इज अ कंडीशन व द स्मॉल पीसेस ऑफ इंडोमेट्रियम वेयर स्टार्ट ग्रोइंग द अदर प्लेसेस सच एज ओवरीज। ये वो कंडीशन है जिसमें इंडोमेट्रियम के पीसेस किसी और जगह पे ग्रो करना शुरू करते हैं जैसे कि ओवरीज में। अब हमको पता है कि इंडोमेट्रियम जो होते हैं, पैरामेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम जो वो ये एक यूट्रस का पार्ट है, यूट्रस का पार्ट है हमारे पास। लेकिन अगर ये वो कंडीशन है जिसमें इंडोमेट्रियम बजाय हमारे पास यूट्रस के बजाय किसी और जगह यानी ओवरी में ग्रो करना शुरू कर दे, अब इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है क्योंकि न्यू ग्रोथ की वजह से एग जो होता है वो इजीली रिलीज नहीं होता और वो यूरेट्रस में से करके इम्प्लांट नहीं हो सकता। आपको पता है कि इम्प्लांटेशन जो होती है वो इंडोमेट्रियम में ही होती है, इम्प्लांटेशन या नरिशमेंट का फंक्शन जो वो यूरेट्रस का है। लेकिन अगर इंडोमेट्रियम ही खुद अपनी जगह से हिल कर वो अगर कहीं और उसको अपनी जगह चेंज कर लेता है इंडोमेट्रियम, उस कंडीशन में ऐसा होता है कि बेबी जो होता है वो इम्प्लांट नहीं हो सकता, जाइगोट इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती, तो ये भी इनफर्टिलिटी की वजह हो सकती है। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़, हमारे पास जो यहाँ पे छठी रीजन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इन फ्यू रेयर केसेस वुमेन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट देयर ऑन हस्बैंड स्पर्म्स। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सकती हैं बाय द वुमेन टुवर्ड्स द हस्बैंड स्पर्म्स, इसकी वजह से भी जो होता है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है। कॉजेज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी की क्या रीजन हो सकती हैं? एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया में फर्स्ट रीजन है जिसमें कहा जा रहा है कि हैविंग नो स्पर्म्स, स्पर्म की अमाउंट ही मौजूद नहीं है। इट इज़ अ कॉज ऑफ अबाउट 5% मेल इनफर्टिलिटी। 5% मेल में जो इनफर्टिलिटी होती है वो एजोस्पर्मिया की वजह से हो सकती है। इट मे बी कॉज इफ द स्पर्म डक्ट्स आर ब्लॉक्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन इंजरी। ये एजोस्पर्मिया की जो स्टेट है वो इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से हो सकती है। और कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि एजोस्पर्मिया की जो कंडीशन होती है वो बाय बर्थ यानी कॉन्जेनिटल भी मौजूद हो सकती है। ओलिगोस्पर्मिया वो स्टेट है हमारे पास जिसमें स्पर्म मौजूद तो हैं लेकिन वो लेस अमाउंट में मौजूद हैं। ये 90% ऑफ मेल इनफर्टिलिटी जो है वो मोर देन 90% मेल इनफर्टिलिटी जो हमारे पास जब वो ओलिगोस्पर्मिया की वजह से है। अगर स्पर्म की अमाउंट हमारे पास 20 मिलियन से कम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन आ जाती है। स्पर्म डिफॉर्मिटीज, द चेंज इन शेप ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्म डिफॉर्मिटीज। स्पर्म की शेप ही चेंज हो जाए जिसमें दो टेल्स हो जाए, हेड हो ही ना, या एबनॉर्मल शेप हो जाए। हमने स्पर्म की शेप ऐसी पढ़ी थी कि जिसमें हमारे पास एक टेल होती है, एक हेड होता है और हेड के अंदर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड और अदर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। लेकिन स्पर्म डिफॉर्मिटीज वो हैं जिसमें आपके पास टेल्स दो बन जाए लेकिन हेड हो ही ना और उसकी फर्दर चेंज शेप आ जाए, एबनॉर्मल शेप आ जाए। एटो इम्यून डिसऑर्डर, एटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बताया जा रहा है कि इन सम इंडिविजुअल्स द इनफर्टिलिटी इज प्रोबेबली ड्यू टू एन इम्यून
रिस्पॉन्स बाय द मेल टू इट्स ओन स्पर्म्स। अब ये वो कंडीशन है जिसमें एंटीबॉडीज़ मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खुद प्रोड्यूस होती हैं और वो एंटीबॉडीज़ अटैक करके स्पर्म के काउंट को कम कर देती हैं। एटो इम्यून डिसऑर्डर उसको कहते हैं। एक एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ है, ये आपने इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ में और एटो इम्यून डिसऑर्डर में। इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं वो वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं एटो इम्यून डिसऑर्डर में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मेल के अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस हो रही हैं और वो अटैक करती हैं स्पर्म को, और इसकी वजह से स्पर्म की काउंट जो होती है हमारे पास कम हो जाती है। ये हमारे पास आ गया, हमने इनफर्टिलिटी की कॉजेज स्टडी की है, तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स आ गए हमारे पास। फर्स्ट ट्रीटमेंट जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और यही पंजाब की और फेडरल की बुक में डिस्कस भी किया गया है। हार्मोन ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम चेक करेंगे और स्टडी करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी इसको कहा जाता है। मोस्टली इसको टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक ही कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कॉमन सा इसका नेम है। कहा जा रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स अ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो टेक्निक है जिसके जरिए से फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करवाई जाती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कहा जा रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये बहुत इफेक्टिव टाइप है और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इट इज़ ऑफन यूज विद द वुमेन्स फ्लोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड। ये हमने जो अपनी दूसरी रीजन पढ़ी थी जिसमें ब्लॉकेज ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब्यूल्स एक इनफर्टिलिटी की कॉज थी, ये तब यूज़ किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक तब यूज़ की जाती है जब वुमेन्स की फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो और व्हेन द मेन प्रोड्यूस टू फ्यू स्पर्म्स। टू फ्यू स्पर्म्स का मतलब है कि हमारे पास कौन सी कंडीशन हो, ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन हो। तो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ब्लॉक्ड फ्लोपियन ट्यूब्यूल्स हों या जब हमारे पास ओलिगोस्पर्मिया हो। लेकिन अगर हमारे पास एजोस्पर्मिया की कंडीशन है तो हम उसको टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी स्पर्म की अमाउंट मौजूद ही नहीं है। लेकिन हमारे पास ओलिगोस्पर्मिया में ऐसा होता है कि हमारे पास स्पर्म की अमाउंट तो मौजूद है लेकिन वो कम अमाउंट में मौजूद है, तब हम टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजिंग वन और मोर एग आउटसाइड द बॉडी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हम एग या ओवम लेते हैं ओव्यूलेशन के बाद, वो आउटसाइड द बॉडी एंड देन ट्रांसफर द फर्टिलाइज्ड एग नाउन एज अ एम्ब्रियो बैक इनटू द यूट्रस। यानी बॉडी के बाहर उसकी फर्टिलाइजेशन करवा के उसको 2-3 दिन ग्रो करवा के देन उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है यूट्रस में, और देन उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कह सकते हैं। इस प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर लिखा था। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि इन दिस प्रोसीजर द ओवरी स्टिमुलेटेड विद अ ड्रग हैविंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू प्रोड्यूस सेवरल एग्स। इस प्रोसेस में क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी मौजूद है उसको प्रिपेयर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सेवरल ड्रग्स, ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, हमारे पास सेवरल एग्स प्रोड्यूस कर सके। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओवरी पोर्शन है उसमें एग्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, हमने उन एग्स को कलेक्ट करना है। वो एग्स कैसे कलेक्ट किए जाएंगे? एग्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द फॉलिकल बाय सकलिंग आउट द फ्लूइड कंटेक्ट ऑफ द मैच्योर फॉलिकल विद द हेल्प ऑफ द होलो नीडल विच इज इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल अंडर द जनरल एनेस्थेटिक्स। अब जब एक डिजीनेस कंडीशन में, एक फेंटनेस कंडीशन में जो होता है वो क्या होता है कि होलो नीडल के जरिए से क्या एग्स जो होते हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं फ्रॉम द ओवरी से एग कलेक्ट करने तो आपने एक होलो नीडल यूज़ करनी है जो इंसर्ट की जाएगी एब्डोमिनल वॉल में अंडर द जनरल एनेस्थेटिक्स, यानी अंडर जनरल एनेस्थेटिक्स नींद बेहोशी की हालत में वो कलेक्ट किए जाते हैं। स्पर्म कलेक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड आर वॉश इन द कल्चर फ्लूइड टू रिमूव द सेमिनल फ्लूइड। अब मेल से भी स्पर्म को कलेक्ट कर दिया जाएगा और उनको जो है वो लेबॉर्ट्री में वॉश किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कल्चर फ्लूइड, ताकि सेमिनल फ्लूइड को रिमूव करा जा सके। अब हमारे पास एग्स और स्पर्म्स दोनों कलेक्ट हो चुके हैं। हमने क्या करना है कि एक ग्लास डिश के ट्यूब लेनी है, उसमें क्या करेंगे कि हम 100,000 हेल्दी स्पर्म्स ऐड करेंगे टू द ईच एग अबाउट 6 आवर्स आफ्टर द एग कलेक्शन। जब एग कलेक्ट करने के 6 घंटे बाद आपने क्या करना है कि 100,000 तकरीबन यानी 1 लाख स्पर्म्स आपने ऐड करने हैं एग के साथ 6 घंटे बाद। उसके बाद क्या होगा कि फर्टिलाइज्ड एग आर ग्रोन फॉर अबाउट 2 डेज। हमारे पास जो स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो उनको 2 दिन तक ग्रो करवाया जाएगा, और 2 दिन तक ग्रो करवाने के बाद वो 2 to 8 सेल स्टेज पे मौजूद होते हैं। एग्जामिनेशन, अब आपने जो फर्टिलाइजेशन करवाई और उनको ग्रो करवाया, आपने उसको माइक्रोस्कोप के जरिए से एग्जामिन करना है एंड देन एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है सर्विक्स के जरिए से टू द यूट्रस। अब एम्ब्रियो जो ट्रांसफर होगा वो फाइन प्लास्टिक ट्यूब के जरिए से ट्रांसफर होगा। हमारे पास फर्टिलाइजेशन के पास जो सेल्स हमारे पास 2 to 8 सेल स्टेज मौजूद हैं, हमने उन्हें ट्रांसफर करना है टूवर्ड्स द थ्रू द प्लास्टिक ट्यूब, और ये सर्विक्स से होते वापस जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएंगे, यानी एंडोमेट्रियम में हमारी इम्प्लांटेशन हो जाएगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका है तो उसके बाद जो फीमेल्स होती हैं उनको सब्सिक्वेंटली ट्रीट किया जाता है प्रोजेस्टेरोन के जरिए से, ताकि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सकें
प्रोगेस्टेरॉन ही वो हार्मोन है हमारे पास जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड या गेस्टेशन टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो हम प्रोगेस्टेरॉन के ज़रिए से या प्रोगेस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स या प्रोगेस्टेरॉन की हम इनोकुलेशन करेंगे उनके अंदर, ताकि प्रोगेस्टेरॉन ईजिली मेंटेन हो जाए और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।